जेनजी की बात की जाए, उन्हीं के कंधे पर रखकर वो सो कॉल्ड क्रांति हुई थी जिसमें सरकार गिर गई शेख हसीना की। तो ये सब आतंकवादी है, नहीं तो अमरीकी एजेंट है। डायरेक्टली आपको कहेगा अमरीकी या पाकिस्तानी एजेंट। उनके सामने 3 लीडर हैं, एक तो वो जो वो लाए, एक अभी ताज़ा तारिक रहमान पहुंचे हैं, और तीसरे शफीकुर रहमान हैं जो खुद बूढ़े हैं, उन्हें दादू कहकर बुलाया जा रहा है। तो आपको ये जो यूथ है वो किसके पीछे खड़ा ज़्यादा दिख रहा है? औरतें सबसे बड़ी मुसीबत में है। अभी औरतों को चुनना है कि वो क्या खुदकुशी करेगा या जिंदगी के लिए घर में बंद हो जाएंगे। शफीकुर रहमान ने एक्स हैंडल पे पोस्ट किया, कमेंट किया, उसके बारे में मैं ये मीडिया में नहीं कर सकता। आप जानते हैं क्या कहा जी, वो हिंदुओं की पार्टी बनी थी, उसका क्या हुआ? जहाँ जहाँ कैंडिडेट दिया सबको डिस्क्वालीफाई कर दी। जब भी वो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया, रात को ही लॉ एनफोर्समेंट जाके दरवाजे में खटखटाए, कहा कि तुम अब अमेरिकी एजेंट हो। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 12 तारीख, उसके रहने के लिए कोई सरकारी मकान है नहीं। अरे अभी अमेरिका, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान जो यूनुस के साथ खड़े हुए हैं, कॉन्फिडेंटली हमारे बात को नोट कर लीजिए कि ये पूरे देश हमारे जाति के दुश्मन बन गए हैं। मतलब ये है कि इलेक्शन भली हार जाए लेकिन ये रेफरेंडम जीतेंगे। यूनुस बनेगा बांग्लादेश की आयतुल्ला, और वो आप देखेंगे 12 फरवरी के चुनाव के दिन से शुरू होगा। डेमोक्रेसी में इलेक्शन त्योहार की तरह होते हैं। आप ये त्योहार हिंदुस्तान में मनते हुए अक्सर देखते हैं। हर 5 साल में हमारे यहाँ आम चुनाव होते हैं और हर साल 2 साल में कोई ना कोई चुनाव हमारे यहाँ लगा ही रहता है। लेकिन त्योहार जैसा माहौल होता है, खूब प्रचार होता है, कैंडिडेट्स घर घर पहुँचते हैं, अपने एजेंडे बताते हैं और वोटर्स फिर अपने हिसाब से वोट देते हैं। सरकारें बनती हैं, कई बार नहीं भी बनती हैं। तो कुल मिलाकर त्योहार जैसा माहौल है। कहाँ है? अभी फिलहाल बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं और करीब 12 करोड़ वोटर्स 300 सीटों के लिए वोट डालने जा रहे हैं। मामला यह है कि चुनाव तो आम होना चाहिए था, लेकिन खास हो गया है। 2024 में जो कुछ वहां पर घटा, शेख हसीना की सरकार गिरी, वो भारत चली आई, फिर वहां पर यूनुस केयरटेकर बन गए, और उसके बाद से जो कुछ वहां होता जा रहा है, तो बहुत सारे मुल्कों की नज़र है, पूरी दुनिया की नज़र है। इस वक्त डिप्लोमेसी का अखाड़ा है बांग्लादेश। तो हमने सोचा कि ये जो मेक और ब्रेक चुनाव है, इस पर बात हो पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में। तो आज बांग्लादेश पर बात करेंगे। किन से करेंगे? बात करेंगे अपने पुराने मेहमान से। बांग्लादेश में ही बैठे हैं, ढाका में ही हैं, ब्लिट्स अखबार के एडिटर सलाहुद्दीन शोएब चौधरी। उनसे बात होगी। उनका स्वागत कर लेता हूं। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी जो कुछ चल रहा है उस पर बात करते हैं। 3-4 दिन बाद नतीजे आएंगे तो फिर अलग से बात की जाएगी नतीजे के बाद। तो स्वागत करता हूं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। देखिए, आपने जैसे बता रहे थे कि भारत में या किसी और देश में जब चुनाव होते थे तो एक माहौल पैदा होता है, लोगों के अंदर भी एक तरीके की ईगरनेस वोट देने के लिए। अभी इस साल के जो चुनाव हो रहे, आप जानते हैं 2024 में एक चुनाव हुआ था, और सिर्फ वो जो जनवरी 2024 में हुआ, अगस्त में वो सरकार गिर गई, फिर से ये चुनाव हो रही। अभी यूनुस ने जैसे पहले से बता रहा था कि लोग चाहते हो 5 साल, 10 साल, 50 साल तख्ते पे रहे, और यूनुस जैसे ये सरकार की 1 हफ्ते की टेन्योर नहीं रहा, अभी तक भी बड़ी बड़ी एग्रीमेंट डील साइन कर रहे। सो ये कोई साइन है नहीं कि ये जाने वाला है। अच्छा। कोई आउटगोइंग सरकार ऐसे बड़ी बड़ी एग्रीमेंट नहीं करते। दूसरा बात जो है कि ये जो इलेक्शन है, इसको आप कहिए कि ये इलेक्शन होगा जिसमें कोई एक्साइटमेंट है नहीं। कि एक तरफ जमात है, इस्लामी कट्टरपंथी पार्टीज है,
दूसरी तरफ बीएनपी है। और बांग्लादेश की जो वोट बैंक आपने जैसे बता रहे थे कि 12 करोड़ वोटर में तकरीबन 4 करोड़ वोटर जो या तो अवामी लीग के, नहीं तो लेफ्टिस्ट पार्टी के, ये इनके पार्टी को इस चुनाव में शामिल होने की परमिशन नहीं मिला। तो ये चुनाव हो गई ऐसे कि यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड द वर्स्ट। हम्म। इसकी भी एक वजह है। दूसरी वजह है कि जमात इस्लामी एक पार्टी जिसको अब तक बांग्लादेशी चुनावी इतिहास में 71 से लेकर 72 से आज तक 24 तक कभी भी 8% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। अभी जमात को कोई मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है फ्रंट रनर। आपने जैसे बता रहे थे कि भारत, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान की इस चुनाव के इंटरेस्ट है। जी। इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है कि तुर्की का भी इंटरेस्ट है। अच्छा। फॉर द फर्स्ट टाइम तुर्की ने एक ऑब्जर्वर भेजा टीम, और ये आया इलेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए। मैं कल ही ये यूनुस से मुलाकात की, फ़ोटो खींचा। सो न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये यूनुस से क्या लेना देना, जाते तो इलेक्शन कमीशन के पास, हम्म। यूनुस के पास नहीं। तो इसके साबित हो गया कि ये तुर्की का कोई इंटरेस्ट, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। क्योंकि यूनुस तख्ते पे रहेगा तो तक तुर्की को बड़ी बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगा। सब मिला के पार्टी 3 है, एक यूनुस खुद, एक बीएनपी और जमात इस्लामिक कंट्रोपंथी। तीनों के बीच में लड़ाई है चुनाव ने कि ग्रुप्स का लड़ाई है बीएनपी जमात की पावर में आने की। और तीसरी पार्टी जो यूनुस जो तख्ते पे है अभी तक, उसके लड़ाई है तख्ते पे रहने की। ठीक है। तो 3 पक्ष आपने बताए जो जी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक से। तो 2 सवाल है मेरे। पहला ये कि इस बार जब शेख हसीना की पार्टी चुनाव में नहीं है, बैन है, ऐसा तो है नहीं कि उनके समर्थक, उनके वोटर, उनके नेता बांग्लादेश से कहीं चले गए जैसे वो खुद चली गईं। वो तो वहीं पर हैं, उनकी अपनी एस्पिरेशंस भी होंगी। और फिर उनकी जो मेहनत है 2024 तक तो वो रेलेवेंट थे ही बांग्लादेशी पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो एक तो ये बात, पहला सवाल कि ये लोग क्या करेंगे, ये क्या करने वाले हैं। इनका कोई अब चेहरा या नाम तो बहुत जाहिर नहीं है, पर करेंगे क्या, क्योंकि सिस्टम में तो हैं ही। और दूसरा ये कि मुद्दे क्या हैं, टॉप 3 या 4 मुद्दे जो बांग्लादेशी लोगों को एड्रेस करने हैं, जो उनके आधार पर वोट डलेगा। नितिन भाई, देखिए जिस एरिया में मैं वोटर हूँ, हम्म। इस एरिया में बीएनपी का एक कैंडिडेट है, यूनुस की नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो जमात के अलायंस में है उसके एक कैंडिडेट है, और 4-5 और भी कैंडिडेट्स है। सो इस एरिया में मैं वो तकरीबन 40 साल तक ये कैंडिडेट्स का नाम मैं अब तक कभी सुना ही नहीं। बीएनपी का कैंडिडेट भी नाम भी सुना नहीं। सो हो गई ऐसे कि आपके सामने एक कागज़ आएगा, उसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीर होगा जिसको आप जानते ही नहीं, और उनमें से एक जो आपको चुनना है। जैसे कि आप लॉटरी जीत में लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, उस तरीके से हाँ, कि मतलब कोई आपको आप आइडिया तो होता नहीं है, बस तुक्का मारते हैं। मार देना है, मार दिएंगे। मगर जो वाइटल पॉइंट जो कोई अभी ला नहीं रहा कि चुनाव इस भारत में 2 चीज़ हो रहा है। एक तो है इलेक्शन, दूसरी है रेफरेंडम। उस पर मैं आऊंगा, एक बार रेफरेंडम पे आऊंगा। पहले मेरे इन जी 2 प्रश्नों का जवाब आप दे दीजिए। पहला मैंने आपसे जो पूछा कि वो लोग कहाँ जाएंगे जो शेख हसीना के जी, समर्थक थे, उनके वही पार्टी वही नेता। वही जी। सवाल के जवाब के लिए मैंने रेफरेंडम की बात किया है। अच्छा। जी। सो जो 4 करोड़ वोटर है अवामी लीग की, हम्म। वो जाएंगे कहाँ? जी। जैसे मैंने कहा, मैं तो अवामी लीग नहीं हूँ, मुझको भी चुनने की कोई शक्ल नहीं है, इस शक्ल में पहचानता नहीं हूँ। हम्म। और अवामी लीग जो कहते हैं उसको बिल्कुल ही ये कुछ भी कोई भी शक्ल पसंद नहीं है, उनकी पसंदीदा शक्ल ही नहीं। प्रॉब्लम जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगा, ये बायकॉट करेगा इलेक्शन। मगर
इलेक्शन बाइकआउट करने से उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाला है, क्योंकि 4 करोड़ वोटर शहरों में अर्बन एरियाज में शायद आप वोट नहीं देते हो, आइडेंटिफाइड नहीं होंगे इतनी जल्दी, मगर जो गांव है, रूरल एरिया, वहाँ एक दूसरे को जानता है। अगर कोई वोट नहीं देगा सो गांव के लोग को पता चलेगा कि ये इसने वोट नहीं दिया। हम्म सो इनके दिल में 2 डर है। एक तो है अगर वोट नहीं देंगे तो क्या नतीजा होगा, दूसरी जो डर कि वोट भी देंगे मजबूरी में, सो उसके पार्टी के तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। ये गिर गई ऐसी एक ट्रैप्स में कि जानते नहीं, कंफ्यूज्ड है। तो अवामी लीग तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो बहिष्कार करेंगे, वोटर्स घर से निकलेंगे नहीं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अर्बन एरिया में तो फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन गांव में अगर पता चलेगा तो उससे तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, कंडीशन बन सकती है ऐसी, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर किसी ने इधर उधर वोट कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी, बड़ा गर्म चुनाव है। अच्छा, दूसरा मैंने पूछा था आप 3 या 4 कोई इश्यूज़ बताइए कि हिंदुस्तानी समझ सकें कि बांग्लादेशी इन इश्यूज़ पर वोट करने वाले हैं। रेफरेंडम वाला या इलेक्शन वाला? इलेक्शन वाला, रेफरेंडम तो जटिल मामला जी है, जी। पूछूंगा आपसे। हाँ एक पॉइंट और भी इसमें ज़रूरी था नितिन भाई, जी, कि हम लोगों ने अवामी लीग के वोटर के बारे में बात किया, बिल्कुल मगर जो हिंदू वोटर है, बिल्कुल। अल्पसंख्यक वोटर, हम्म उनका हालत क्या होगा? हाँ कि ट्रेडिशनली हिंदू वोटर्स जो है वो अवामी लीग के सपोर्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल मेजोरिटी। जी। अभी ये सबसे बड़ी मुसीबत में है हिंदू वोटर, थ्रेट हो रहा है। हम्म सो बांग्लादेश के लोगों के सामने अभी 4 पॉइंट्स हैं कि अगर चुनाव होगा, जमात जीत जाएगा। जमात ने ऐलान कर दी कि इन्होंने इस्लामी शासन कायम करेगा, यानी हम्म वो भी कह दी कि औरतों को कोई पॉलिटिक्स में राइट नहीं मिलेगा। हम्म और जमात इस्लामी की अमीर शफीकुर रहमान ने एक्स हैंडल पे पोस्ट किया, कहा कि कोई कोई औरत अगर काम करते हैं, जी सो एक बुरी कमेंट किया, उस बारे में मैं मीडिया में नहीं कर सकता, आप जानते हैं क्या जी कहा है। जी जी। सो औरतें सबसे बड़ी मुसीबत में है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की फीमेल वोटर्स है 53%। अच्छा, 53% जी। ज़्यादा वोटर 47 औरतें हैं। हाँ जी, 47 मर्द है, ओके 53% औरतें हैं। अभी औरतों को चुनना है कि वो क्या खुद खुशी करेगा या जिंदगी के लिए घर में बंद हो जाएंगे, या बांग्लादेश को एक इस्लामी मुल्क यानी अफगानिस्तान जैसे देश बना देगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। दूसरी जो पॉइंट है कि बांग्लादेश में जो पिछले 18 महीने मॉब वायलेंस चलता रहा, ये एकदम एक इंस्टीट्यूशनल शेप ले लिया। 18 महीने में ये यूनुस के तानाशाही ने ये मॉब वायलेंस को पेट्रोनाइज किया। अभी जो भी सरकार बनाता है, ये मॉब को कंट्रोल कैसे करेगा? सही बात है। क्योंकि ये मॉब से फ़ायदा बीएनपी को भी मिला, जमात इस्लामी को भी मिला। पॉइंट नंबर 3 कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। हम्म इकोनॉमी में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात छोड़िए, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा नहीं इस हालत। बिल्कुल। मगर लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं, पिछले 18 महीने में नितिन भाई एक भी नए फैक्ट्री लगा नहीं बांग्लादेश में, नॉट इवन वन। अच्छा 1 करोड़ लोग बेरोजगार अभी। सो ये जो हालत बना दी यूनुस ने, यूनुस जिस दिन आए 7 अगस्त 2024, उसने कहा था हसीना जी ने बांग्लादेश को बिल्कुल गादा बना के छोड़ गई, मगर असल से यूनुस ने अभी बांग्लादेश को गादा बना दिया। सो ये जो बिग चैलेंज है, इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर, राइट्स ऑफ वुमेन, और सबसे बड़ी जो बांग्लादेश के इमेज बर्बाद हो गए दुनिया में। आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत देश अभी बांग्लादेश को
वीसा नहीं देते। और यूनुस ने जो एग्रीमेंट किया विदेश के साथ, बहुत देश के साथ, जो एंटी पीपल एग्रीमेंट है, अभी तो वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो तख्ते पे आएगा उसको वो एग्रीमेंट को ऑनर करना पड़ेगा। सो यूनुस जा रहा है, अगर जाएगा तो आने वाली सरकार को बहुत ही बड़ी एक मुसीबत में गिरा के, जलता हुआ आग में गिरा के वो जाएगा। ठीक है। सो इस हालत में लोग जो सोच रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टी तो आए जो देश को इस चैलेंजेस से, मुसीबत से बचा दे। वो हिंदुओं की एक पार्टी बनी थी, उसका क्या हुआ? हिंदू के पार्टी जो है, हिंदू के पार्टी को कैंडिडेट दे नहीं सका उन्होंने, क्योंकि जहां जहां कैंडिडेट दिया सबको डिस्क्वालीफाई कर दी ओके। बहाने लगा के। इवन हिंदू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आए थे, जब भी नॉमिनेशन फाइल किया, तो अलायंस भी नहीं हो पाया उनका किसी से? जी नहीं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हुआ हिंदू ने, जब भी वो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया, रात को ही लॉ एनफोर्समेंट जाके दरवाजे में खटखटाए, कहा कि तुम अब आमिर के एजेंट हो। नहीं तो कोई अलायंस क्यों नहीं हो पाया, गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? अभी जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो ये बात उठी थी कि हिंदुओं के वोट भी इंपॉर्टेंट हैं और कोशिश यही हो रही है हिंदुओं के बीच में कि एक गोलबंदी की जाए और अपने वोट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, वजन की तरह इस्तेमाल किया जाए कि भाई हम आपको वोट देंगे, आप हमारी हिफाजत करो। तो क्या हुआ उस वोट बैंक का? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्यों किसी ने तवज्जो नहीं दी? हिंदू वोट बैंक तो 70 लाख से ज्यादा है, बिल्कुल 70 लाख है, बड़ा है। इससे भी ज्यादा। मगर हिंदू क्यों अलायंस में नहीं गए? देखिए, जो हिंदू लीडर्स बांग्लादेश में है, सो कॉल्ड, वो गए थे जमात के साथ अलायंस करने के लिए। अच्छा। जी। मगर असली जो हिंदू लीडर्स है, प्रॉब्लम है कि वो जब भी आए सामने, कहा कि ये अवामी लीग के एजेंट है। और हिंदू जो ओरिजिनल लीडर्स है, वो ना तो बीएनपी को नहीं जमात को ट्रस्ट करता है, कि दोनों ही खतरनाक है हिंदू के लिए। हाँ, हिस्ट्री रही है दोनों की। अगर अवामी लीग ये चुनाव पे होते, लेफ्टिस्ट पार्टी होते, तो ये हिंदू जाके उन लोगों के साथ अलायंस कर सकते। सही। सेकुलर हिंदू तो कोई इस्लामी पार्टी के साथ अलायंस करेगा नहीं। अच्छा, बात कर ली हमने हिंदुओं की, महिलाओं की, है ना? लेकिन जेनजी की बात की जाए, फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे इसमें, और उन्हीं के कंधे पर रखकर वो सो कॉल्ड क्रांति हुई थी जिसमें सरकार गिर गई शेख हसीना की। अब क्या स्थिति है? 18 महीने हो गए। जो वहाँ का युवा है उसने भी देख लिया होगा कि उसकी उस सो कॉल्ड क्रांति के नतीजे क्या आए हैं, क्या नुकसान या क्या नफ़ा हुआ है बांग्लादेश को उनकी इस क्रांति का। अभी अ, एक तो ये भी है कि उनके सामने 3 लीडर हैं। एक तो वो जो वो लाए जिसको, एक अभी अभी ताज़ा ताज़ा तारिक रहमान पहुँचे हैं, और तीसरे शफीकुर रहमान हैं जो खुद बूढ़े हैं, उन्हें दादू कहकर बुलाया जा रहा है। तो आपको ये जो यूथ है वो किसके पीछे खड़ा ज़्यादा दिख रहा है? बाय द वे, सबसे टोक कर बोल रहा हूँ, उनकी अपनी पार्टी भी तो थी यूथ की, उसका क्या हुआ वो ही बताइएगा। नितिन भाई, देखिए, ये जो युवा है जिसको आप लोग जेन जी कहते हैं, जेन जी ने जब हम नहीं 24 कह में, रहे, ये अपने आप को खुद को जेंजी कहते हैं। नहीं नहीं, जी जी, तो हाँ 2024 में जब ये जी। लोग क्रांति किया था, जी। उस वक्त वो लोग सोच रहे थे ये युवा बहुत बड़ा लीडर हो गई। और युवा ने बांग्लादेश में पिछले 18 महीने मॉब वायलेंस से लेके करप्शन, नेपोटिज्म इतनी ज्यादा की कि अभी आप एक रिक्शा वाले को जाके पूछिए कि यूथ लीडर, युवा लीडर, क्रांतिकारी, वो कहेगा ये सब आतंकवादी है, नहीं तो अमरीकी एजेंट है। डायरेक्टली आपको कहेगा अमरीकी या पाकिस्तानी एजेंट। इन्होंने इतनी बदनाम हो गई कि युवा ने सिर्फ तो भारत के खिलाफ नारा नहीं लगाए, पाकिस्तान के फेवर में नारा लगाए। पाकिस्तान पाकिस्तान कह के एकदम दम निकाल गए उन लोगों की। इसके नतीजे में ये जेन जी अभी बांग्लादेश में एक
बदनाम है, एक गुमनाम है। जेनजी कोई अच्छी चीज है नहीं। अच्छा। लोग समझते हैं कि जेनजी माने पाकिस्तानी या अमेरिकी एजेंट। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जब इतना बड़ा प्रभाव प्रभाव रहा उनका कि उन्होंने शेख हसीना को वहां से निकलने को मजबूर कर दिया, तो फिर अचानक 18 महीनों में ऐसा कैसे हो गया कि जेन जी, आप कह रहे हैं, इररिलेवेंट हो गए पॉलिटिक्स से? देखिए, ये जो युवा है, हम्म। इसमें छोटा ब्लॉक जिसके नाम जेनजी है, हम्म। जिन्होंने ये रेवोल्यूशन किया, मगर मेजोरिटी ऑफ द यूथ ये जेनजी है नहीं, ये सिर्फ बांग्लादेशी है और कॉन्शियस है, पढ़ा लिखा हुआ वाला है। सो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि हमारे आजू बाजू में अभी ऐसे बहुत यंग वोटर्स हैं जो इस दफ़ा पहली दफ़ा ये वोट देंगे, हाँ। फर्स्ट टाइम। ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो युवा की पार्टी है, इसको वोट नहीं दे रहे। ये बीएलपी को वोट देगा, नहीं तो किसी और को, मगर एनसीपी को नहीं। क्योंकि जो युवा भी है, उन लोगों को पता चल गया कि पढ़ाई लिखाई की, अगर देश की हालत इतनी ख़राब हो गई इकोनॉमी की, कोई रोजगार, बेरोजगारी इतना बढ़ गई, तो इनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। कुछ नहीं है, बिल्कुल, नौकरी कुछ नहीं नहीं है। है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, इसके तो फिर लिए इन्हें मिलने क्या वाला है? जिस बांग्लादेश के बारे में इसके लिए चाहते ये थे जो वो तो कभी यूथ, बन ही नहीं सकता यंगर फिर। जनरेशन, जिसको हम जेन जी नहीं कहेंगे, यंगर जनरेशन, ये इस दफा अगर चुनाव होता है, जब परसों, आप देखेंगे कि यंगर जनरेशन, मैंने जैसे कह दिया कि यूनिवर्सिटी जो एनसीपी पार्टी, जो एक्चुअली वो जेन जी का पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, ये पहले तो ऐलान कर दी 300 आसन में कैंडिडेट देगा, बाद में इसको कोई एप्लीकेशन नहीं मिला, मजबूरन उन लोगों को जमात के साथ अलायंस करना पड़ा, और और किसी कोई सही। ऐसे यंगर सो कॉल्ड जेन जी बीएनपी में ज्वाइन कर दी। मीनिंग जेन जी जो होता है, इनके लिए कोई पीपल सपोर्ट है नहीं, क्योंकि लोग जो होता है हर देश की, आप नेपाल में भी देखेंगे, सारे देश में, दुनिया में, कि कोई एक फोर्स अगर डिस्ट्रक्टिव फोर्स साबित होता है, तो या अपनी यंगर जनरेशन कहिए या हमारे तरह ओल्डर जनरेशन कहिए, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। देश को बर्बाद कर दिया। अगर वो क्रांति करके शेख हसीना को हटा के बांग्लादेश की इकोनॉमी की प्रसार कर सकते, आगे बढ़ा सकते, जरूर लोग अप्रिशिएट करते। हाँ, कुछ मतलब भी कोई नहीं। कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया उन्होंने, क्रिएटिव काम नहीं किया। एक डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका क्रेडिट है उनको, उसके आगे तो वो कुछ कर नहीं पाए। 18 महीने में तो जी कुछ हुआ नहीं, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना हमें समझाइए, हमें नहीं समझ है बांग्लादेश के बारे में इतनी, पर थोड़ा समझाइएगा। जैसे हमारे यहाँ एक संसद है, एक पार्लियामेंट है, उसमें 2 हाउसेस हैं, और इसी तरह हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं उनमें भी अपनी अपनी असेंबली है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर असेंबली के 2 पार्ट हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट के भी 2 पार्ट हैं। बांग्लादेश का क्या लेकिन मैं हिसाब किताब है? भारत में कहिए या पाकिस्तान में, ये स्टेट असेंबली एक है, नेशनल पार्लियामेंट एक है, मगर बिल्कुल। बांग्लादेश में, जी, बिल्कुल, मगर पाकिस्तान में बांग्लादेश भी में यही है। पूरे देश में एक ही पार्लियामेंट है, 300 सीट के। यहाँ कोई लोकल असेंबली, लोकल गवर्नमेंट है नहीं, आई मीन लोकल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट में कुछ नहीं है? सेंट्रल, सेंट्रल। ठीक है। हमारे हाई ठीक है, कोर्ट भी एक ही है सिर्फ ढाका सेंट्रल में, है। बाकी डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में कोई अच्छा। हाई कोर्ट है नहीं, कंप्लीटली अच्छा। सेंट्रलाइज्ड। अभी आप जो 2 हाउस की बात कर रहे थे, लोअर हाउस, अपर हाउस, बांग्लादेश के पार्लियामेंट में सिर्फ एक है, जी हाँ। जिसको आप कहते हैं, आप कह सकते हैं ये लोअर हाउस का, ये वॉटेवर। अपर हाउस जो होता है, ये बांग्लादेश में थे नहीं। अभी ये रेफरेंडम में ला रहा है अपर हाउस बनाने के लिए। पूछूंगा मैं, रेफरेंडम आऊंगा मैं उस पर, हम्म, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि बस एक संसद है आपके जी, यहाँ, मतलब एक पार्लियामेंट है आपके यहाँ, और बस उसमें एक ही हाउस है जिसमें लोग डायरेक्ट करेक्ट, नेता को चुनकर भेजते हैं, जिसमें है जी, 300 सीटें। जो 151 ले आए वो करेक्ट, अपना सरकार बना ले, और 5 एब्सोल्युटली। साल के लिए बनता है। ठीक है, अभी क्या स्थिति है? अगर हम ये हटा दें पिछले 18 महीने, तो वहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और पावर ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को ही है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में है। राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो सिर्फ, हमारे यहाँ तो उसको कई बार क्रिटिसाइज करते हुए कहा जाता है वो तो बस एक रबर स्टाम्प है। क्या आपके यहाँ भी बांग्लादेश की ऐसी ही जो कंडीशन है? राष्ट्रपति है,
वो एक ऑर्नामेंटल पोजीशन जी। है, जिनका कोई पावर हाँ, वही है। एग्जीक्यूटिव पावर है नहीं। और बांग्लादेश में अभी तो पार्लियामेंट है नहीं, आप जानते हैं। सो पार्लियामेंट है नहीं तो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में तो अभी स्पीकर भी नहीं है। संसद में डिसॉल्व कर दिया, स्पीकर को मजबूर किया, रिजाइन करने में डेप्यूटी स्पीकर को पकड़ के जेल में बंद कर दी। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि 12 तारीख चुनाव होने वाला है नितिन भाई, मगर यूनुस ने जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है, जिसको 2024 में तोड़फोड़ किया, अभी उसी ऑफिशियल रेजिडेंस को तकरीबन 300 करोड़ टाका खर्च करके म्यूजियम बना दिया। अच्छा म्यूजियम जी, बना दिया। अब वो म्यूजियम है। माने हैं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 12 तारीख, उसके रहने के लिए कोई सरकारी मकान है नहीं। और मैं तो कहता रहा कि यूनुस ने ये सरकारी प्राइम मिनिस्टर के सरकारी मकान को ही म्यूजियम नहीं बनाया, ये बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को म्यूजियम में भेज दिया। और खुद वो कहाँ रह रहे हैं वो? यूनुस रहता है स्टेट गेस्ट हाउस में, जमुना जो नाम आप सुनते हैं, जमुना, ये स्टेट गेस्ट हाउस है। जी जी। यूनुस को तो वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेसिडेंस में रहने की एक्चुअली अथॉरिटी है नहीं की। जी, ये तो अथॉरिटी ही नहीं थी, सही बात है। और प्रेसिडेंट जी, का प्रेसिडेंट का अपना अलग प्रेसिडेंशियल बड़ा पैलेस घर है है, जैसे हमारे यहाँ है। जिस नहीं नहीं जो उसको हम अब बांग्ला खाली है भवन जो। कहते हो, हम तो प्रेसिडेंट एक है शहाबुद्दीन, जिनको जी जी आवामी जी लीग ने चुना था, आवामी लीग ने जी चुना हाँ था, जी हाँ वो जी है। जी जी जी। जी, सारे देश में वो है, जनतंत्र हाँ, जहाँ जहाँ है, आप जानते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस एक होता है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस एक होता है। बिल्कुल। अभी बांग्लादेश अभी बन गई दुनिया में एक ही फर्स्ट कंट्री जहाँ प्राइम मिनिस्टर का कोई ऑफिशियल रेजिडेंस है नहीं, हाँ, सही बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कल कोई बनेगा तो ये नहीं पता कुछ रहेगा भी नहीं कहाँ, है। घर ही नहीं है वहाँ। ठीक है, चलिए। अब बताइए जो बड़ी बात है जिस पर आप बार बार आना चाह रहे हैं और हम भी आना चाह रहे हैं, है ना, एलिफेंट इन द रूम, ये जो रेफरेंडम है जो वोटिंग के साथ साथ होने वाला है जुलाई चार्टर पर। एक तो ये जुलाई चार्टर क्या है, ये रेफरेंडम क्यों हो रहा है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये बताइए थोड़ा विस्तार में, क्योंकि ये तो शायद वोट के साथ साथ ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है देखिए, ये बांग्लादेशियों के लिए। रेफरेंडम में ये कह रहा है 24 पॉइंट्स है। 24, वाह। आम जनता जो है, जिनको रेफरेंडम में ये राय देना है हाँ या ना, किसी को मालूम नहीं 24 पॉइंट क्या है। जी, क्या बात कर और रहे हैं आप? रेफरेंडम में जो एक बात है कि बांग्लादेश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1972 की, वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जी, नल एंड वॉइड करके नई संविधान बनाना है। जी, सबसे बड़ी ये भी एक पॉइंट पॉइंट ये है। है, नई संविधान। ओके। दूसरी जो है अपर हाउस लोअर हाउस। तीसरी जो है कि प्रेसिडेंट्स के पावर को बढ़ा दो सब्सटेंशियली, क्योंकि यूनुस की मकसद है कि रेफरेंडम जीत जाएगा, सो चुनाव कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा ये बात है नहीं। यूनुस खुद को आप देखेंगे सुप्रीम लीडर घोषणा करेगा, और ये घोषणा की सर रास्ता एकदम बिल्कुल ओपन करके रखा कि हमारे बैलेट पेपर में सीरियल नंबर होता है। हर दुनिया के सारे देश में बैलेट पेपर में एक सीरियल नंबर होता है। बांग्लादेश के बैलेट पेपर में सीरियल नंबर है, मगर रेफरेंडम की जो बैलेट है गुलाबी रंग की, पिंक कलर, उसमें कोई सीरियल नंबर है नहीं। व्हाइट सही है। बैलेट इज, तो आखिर में कितने भी नकली कितने भी भी डाल दो आप उसमें तो ना पता वोट क्या है दो, कहाँ से कितना कौन सा आया मगर था। ये नतीजा मिलेगा सब हाँ वोट, सही है। क्योंकि ऐसे पिंक कलर की जो बैलेट पेपर वो शायद डबल प्रिंट करके रखा है। सो रेफरेंडम जीतेगा, और रेफरेंडम जीतेगा तो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी की जो थोड़ा सा जो होप थे, आशा थे, वो हारेगा। अच्छा, मतलब ये है कि इलेक्शन भले ही हार जाए लेकिन ये जी, रेफरेंडम वो जीतेंगे जैसे कहा यूनुस जाता है साहब। ना नितिन भाई के कैसीनो के मालिक जो होता है हर वक्त जीतता है। सो ये
पूरे कंट्रोल रेफरेंडम के जरिए यूनुस ने अपने हाथ में रखा। इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसे कोई साइन है नहीं कि यूनुस जाने वाला है। यूनुस की जाने का कोई ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जुलाई चार्टर किसे जुलाई कह रहे हैं? चार्टर के माने हैं कि ये जो उन लोगों ने उस वक्त जो किया था 24 में, जितने मर्डर की जो कुछ किया, सबके लिए उनको इंडेमनिटी मिलेगा, कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अच्छा 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 दूसरी बात जो है, अच्छा जुलाई चार्टर इस यूनुस की तानाशाही को क्रांतिकारी सरकार, विप्लवी सरकार बना देगा, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होते हैं तो पार्लियामेंट के ये कुछ भी कहिए, ऑल मीनिंगलेस, ईरान की तरह। वही मेन चाल है यूनुस की कि जुलाई चार्टर पास हो जाएगा तो क्या होगा, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कैंसल, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन कैंसिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सब पोजीशन थे, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ वैकेट हो जाएगा, अच्छा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं तो है। आर्मी चीफ भी सो नहीं है। यूनुस चुनेगा खुद नेक्स्ट। एंड यूनुस ने तो तैयारी शुरू कर दी, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बना रहा है, IRA, इसके तैयारी शुरू हो गई 1 साल से। ये आयतुल्लाह खुमैनी की तरह ईरान की सेम पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं बांग्लादेश में। मैं आपको शायद आपके पिछले शो में कहा था कि यूनुस बनेगा बांग्लादेश की आयतुल्लाह, और वो आप देखेंगे 12 फरवरी के चुनाव के दिन से शुरू होगा नतीजा। और मैंने जैसे कहा कि रेफरेंडम यही उनकी डॉक्यूमेंट, दलील है, इंस्ट्रूमेंट है जो उनको लीगलिटी देगा टू बिकम द आयतुल्लाह, सुप्रीम लीडर। अच्छा तो जुलाई चार्टर पास होगा नहीं जी। होगा ये रेफरेंडम से तय होगा, आप ये भी कह रहे हैं ना? अच्छा, और रेफरेंडम जो है उस पर वोट जनता देगी। और जनता के बारे में जो मैं पढ़ रहा था तो 2025 में डेली स्टार के लिए मंजूर अहमद एसोसिएट एडिटर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट के हवाले से लिखा कि यहाँ जो बांग्लादेश में लोग हैं 51.2 यानी 51.2% ऐसे हैं जो मतलब जिनको अच्छा पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता। यानी वो कहने के लिए पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसी नहीं जैसे दुनिया भर में दूसरे बच्चों की है। लिटरेसी रेट 2022 में करीब 74% था, इंडिया में 81% है, यानी 74% के मुकाबले 81%। बांग्लादेश के पड़ोसी म्यांमार का भी यही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझना भी चाह रहा हूँ कि वो लोग जो रेफरेंडम पर वोट करेंगे, यदि आप उन्हें यही नहीं बता रहे कि रेफरेंडम में क्या है, दूसरी बात अगर उन्हें रेफरेंडम की जो जटिलताएं हैं, जो उनकी बारीकियां हैं वो ना पता हों, तो वो कैसे सोच समझ के वोट कर सकते हैं? रेफरेंडम पर तो अगर बहस होनी चाहिए थी तो इंटेलेक्चुअल्स के बीच होनी चाहिए थी, सिविल सोसाइटी के बीच होनी चाहिए थी, उन लोगों के बीच होनी चाहिए थी जो कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, जो नागरिकों के अधिकारों को समझते हैं, जो शायद यूनिवर्सिटीज में यही काम करते रहे हों। लेकिन इसकी बजाय पब्लिक को दे देना कि आप तय कर लीजिए कि रेफरेंडम पर आप वोट कर दीजिए और उसके हिसाब से हम बना देंगे जो हमें बनाना होगा, और आप कह रहे हैं कि रेफरेंडम पे तो आप सीरियल नंबर तक नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब नतीजे तो तय हैं नितिन भाई, बांग्लादेश में। देखिए, आपने जैसे कहा कि एकेडमिक डिस्कशन होना जरूरी था रेफरेंडम को लेके, कौन करेगा? जितने ऑर्गेनाइजेशन थे ये सब डिस्कस करने की, हर ऑर्गेनाइजेशन की हेड को यूनुस ने उसके एडवाइजर बना दिया, मुंह बंद कर दी इन लोगों की। और बांग्लादेश में मीडिया फ्रीडम एकदम ही है नहीं, प्रेस फ्रीडम, बात करेगा कोई पत्रकार उसको बंद कर देगा। तीसरी जो बात है, देखिए, ये जो रेफरेंडम आप कह रहे थे कि हमारे जो लिटरेसी रेट कितना है, नहीं है, मगर मैंने एक रिक्शा वाला को या कोई चाय दुकान वाला को मैं तो पूछता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, कि एक गण वोट रेफरेंडम होने वाला है, वो कह रहा है कि हाँ या ना वोट है रहा है। मैंने पूछा क्यों हाँ ना, मुझे पता नहीं। कोई लोग कह रहे कि ना वोट दो और कोई कह रहे कि हाँ वोट दो। आप समझ गए ना? एकदम लोगों की आंख बंद करके आप ले जाएंगे पोलिंग बूथ में
कि वोट दो, हाँ या ना। अगर हाँ कम होता है, ना ज्यादा होता है, तो सीरियल नंबर तो है नहीं ना। वही। नहीं तो क्या ये जो 24 सवाल हैं इनमें सबके सामने हाँ या ना है, या ये 24 के 24 सवालों का एक ही एक ही हाँ हाँ या ना है? 24 सवाल के लिए जी। और क्या बात दूसरी कर बात रहे जो हैं? है कि 24 ये सवाल कैसा अगर रेफरेंडम है? पढ़ना है, हाँ, इतना हमारे टाइम जैसे किसके लोग पास को है भी 24 ये सवाल में पढ़ने पढ़े? के लिए 3 मिनट लग जाएगा। तो 3 मिनट लगेगा तो आपको ऑब्वियसली 12 करोड़ वोटर को वोट देने में कितना वक्त लगेगा? भाई, 12 जी एग्जैक्टली 12 करोड़ वोटर्स, हर आदमी जी। वहां 24 सवाल पढ़ने लगेगा तो वहां तो ऐसी लाइन और लगेगी, सवाल जाम लग 24 जाएगा है, उस दिन बांग्लादेश में, कौन सवाल अपने घर कितने 24, बजे पहुंचेगा। मगर बॉक्स एक है, हाँ या ना। आप अगर हाँ कह दी तो 24 में वही हाँ, मुझे लगा। अगर ना कह जी, दी तो 24 में ना। हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता है। मतलब ये कुछ मैटर नहीं करता कि अगर सवाल नंबर 1 पर मैं हाँ कहना चाहता हूँ और 2 पर ना कहना चाहता हूँ, तो ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि बॉक्स बस जी। एक है, हाँ या ना। और दूसरी सब बात, पे हाँ या सब पे ना। जो है, मजाक है जब बेसिकली। ये रेफरेंडम को लेके जो यूनुस की जो सो कॉल्ड रिफॉर्म कमीशन ने लगातार मीटिंग किया पिछले 1.5 साल तक, तो बीएनपी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया बहुत सारे पॉइंट के बारे में, जमात इस्लामी में भी दिया। अभी बीएनपी जमात के जितने नोट ऑफ डिसेंट है सब हटा दिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 24 पॉइंट है। सो ये एक मजाक है, जाति के साथ यूनुस कर रहा है। और यूनुस के लोग और जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीएनपी अभी कह रहा है कि हाँ वोट दो। मैं अगर बीएनपी को जानता हूँ कि चुनाव वो जीतेगा, सबसे पहले ये रेफरेंडम को ये इलीगल डिक्लेयर कर देगा। और जरूर, क्योंकि नहीं तो एक कैओटिक कंट्री बन जाएगा बांग्लादेश। 24 पॉइंट, मैंने जैसे कहा आर्मी चीफ चला जाएगा, नौकरी की, प्रेसिडेंट की, चीफ जस्टिस की, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सब वेकेंट हो जाएगा। तो और जमात का क्या इस पे स्टैंड है रेफरेंडम जमात पर ही? तो एक एक पॉइंट में जमात बहुत कॉन्फिडेंट है, बिकॉज जमाती यूनुस, यूनुस इज जमात। जमात क्या चाहते हैं? खिलाफत राष्ट्र, मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह। यूनुस भी उसी तरीके के रेवोल्यूशनरी सरकार। सो जमात लेकिन सर, शफीकुर रहमान और यूनुस में तो सरकार तो एक ही नहीं, चलाएगा ना कोई। अगर जमात जीतेगा चुनाव, शफीकुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो यूनुस को प्रेसिडेंट बनाएगा, ताकि दोनों वही। मिलके। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि अगर शफीकुर जी रहमान प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने, और यूनुस हो गए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गए, तो प्रॉब्लम ये है ना कि रेफरेंडम में तो ये लिखा है कि प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर मिलने वाली है। तो ये तो सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर खींचातान नहीं हो जाएगी? क्योंकि कोई क्यों चाहेगा, शफीकुर रहमान जो लोकप्रिय वोटों से जीत के आए होंगे, वो ये क्यों चाहेंगे कि यूनुस जो अमेरिका के बैठाए हुए हैं वो मेरे सिर पर बैठकर जैसा मन हो वैसा कर लें, जबकि चुनाव मैं जीत के आया हूं। जिंदगी में पहली बार तो जमात जीत के आएगी। यही आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जिंदगी में पहली बार दफा जमात को ये मौका मिला। बांग्लादेश के चुनावी इतिहास में जमात ने कभी भी 10 से ज्यादा सीट नहीं मिला। सो जमात तो ग्रेटफुल है अमेरिका के पास, पाकिस्तान के पास, आ, यूनुस के पास, अच्छा। कि ये मौका जो जमात के लिए पैदा हुआ किसने किया? अमेरिका ने किया। और आप जानते हैं कि अमेरिका तो ओ, अभी ओपनली दिखा रहे हैं कि वो जमात को चाहते हैं तख्ते पे। ब्रिटेन भी चाहते हैं ओपनली जमात को, क्योंकि जमात को ये मौका दिया। उसको कहेगा बेटा तुम्हें 10 सीट भी कभी नहीं मिला, अभी तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये इसको लेके सही खुश बात रहो। है। हाँ, तो इसलिए वो अमेरिका के आदमी के और साथ जमात के साथ सेटलमेंट कर अमेरिका लेंगे। का जो रिलेशनशिप है, 71 में भी जमात पाकिस्तान के फेवर में थे, अमेरिका भी थे। सो जमात के लिए प्राइम मिनिस्टर के पावर कितना है या कम है ज़्यादा है ये बात है नहीं, शफीकुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनना है। सही है, कैसे भी बने। आप अभी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं कि जमात तो 17 पाकिस्तान के साथ थी। क्या बांग्लादेश की जनता ये बिल्कुल भूल चुकी है कि ये वही जमात है जो चाहती नहीं थी बांग्लादेश बने? फिर आप कैसे जिता सकते हो इन लोगों को? क्या जमात ने माफी वाफी मांग ली थी क्या बीच बांग्लादेश में? की जो आम है, फिर से मैं कहता 12 करोड़ वोटर, इनमें जमात इस्लामी जी। के वोट बैंक है 75 लाख से लेकर 75 लाख से 80 लाख, वही जमात के सपोर्टर है। और इसके साथ अभी यूनुस ने ये जो अटका हुआ पाकिस्तान है, इनको भी वोटिंग राइट्स दे दिया। बहुत सारे
जी, अटका हुआ स्टैंडर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तानी, हाँ। जो पाकिस्तान बांग्लादेश को बांग्लादेश मानते नहीं। और रोहिंग्या जो है, हम्म। बहुत सारे बड़े साइज के रोहिंग्या को वोटिंग राइट दे दिया। वही है जमात की। जमात के कोई मास सपोर्ट है नहीं। मैं कहता हूँ अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होगा 12 तारीख, सो बीएनपी को 250 प्लस सीट्स मिलेगा। जमात इस्लामी को अच्छा। मैक्सिमम 15, बाकी चला जाएगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हाथ में। ये ग्राउंड रियलिटी। जो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कोई हिंदू अवामी है, समर्थक रहा हिंदू होगा, है ना, जी जी, किसी को मिल गया, हाँ, किसी को इजाजत मिल हो गई गया। चुनाव लड़ने की, वो जो खड़ा है अब बेचारा, बीएनपी उसको या मिल जमात जाएगा। नहीं है, वो ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जमात वैसे बैन क्यों हुई थी जब हुई थी तो? क्योंकि लंबे वक्त तक वो जमात भी को तो बैन रही हसीना ना। जी ने 2024 में कोई कई महीनों के लिए बैन किया था। मगर मैं तो कहता रहा कि देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड की 4 संगठन को डेजिग्नेट कर दिया अमेरिका में, मगर मुस्लिम ब्रदरहुड को डेजिग्नेट नहीं किया। और जमात इस्लामी तो मुस्लिम ब्रदरहुड की ब्रांच है, डायरेक्ट ब्रांच है। दूसरी बात जो है भाई, कि जमात इस्लामी जो करता है पॉलिटिकल इस्लाम को सपोर्ट करता है, मगर बांग्लादेश की जो पीपल है, पब्लिक है, जनताएं हैं, ये सूफी इस्लाम को फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल इस्लाम नहीं। हमारे जाति अगर आप पूछेंगे, जाति क्या, मैं कहूँगा बंगाली। और वही हमारे क्लैश थे पाकिस्तान के साथ, जिसके कारण वजह से हम बांग्लादेश हो गई। सो बांग्लादेश की जो जाति है, ये कोई आप किसी कोई कहेगा ना आपको मैं मुसलमान या यहूदी या हिंदू, बंगाली। अरे ये बंगाली की जाति सत्ता है, इसके खिलाफ जमात इस्लामी है। सो जमात इस्लामी को क्यों बैन हसीना जी ने किया था? उस वक्त टाइमिंग गलत थे, चुनाव के कई हफ्ते पहले उन्होंने किया, टाइमिंग वाज रॉन्ग, बिकॉज शेख हसीना जी खुद भी सही। जमात के साथ पॉलिटिक्स किया है। बीएनपी ने तो 2001 में जमात के साथ मिलकर सरकार बनाया था। इस बार वैसे अलायंस से मना अब कर तक दिया है, मना किया। अलायंस करने से जमात अब के तक साथ। जब बीएनपी को महसूस हो गया तारिक रहमान ने। कि 2050 से ज्यादा सीट मिलने वाला है, इसके वजह से। नहीं, तारिक रहमान जो हैं बीएनपी के, जो खालिदा के बेटे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि इतना फेयर चुनाव जरूर होगा कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आप कह रहे हैं कि होगा ही नहीं, वो भी तो इसी बांग्लादेश में रहते हैं, तारिक उन्हें रहमान नहीं का पता। जो कॉन्फिडेंस की वजह है कि उनकी भी वोट बैंक है तकरीबन 4 करोड़, अवामी लीग के 4 करोड़, तो बीएनपी की भी 4 करोड़, जमात का तो 80 लाख। सो इसकी जो सपोर्टर बेस 5 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा है। तारिक रहमान सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकेगा चुनाव में मैनिपुलेशन, मगर करेगा तो जरूर। और जब मैनिपुलेशन करेगा, आप देखेंगे कि कल ही अल जजीरा ने कह दी कि जमात इज फ्रंट रनर, ये नैरेटिव तैयार कर रहा है। हाँ बिल्कुल। क्यों कर रहा है? कि आप देखेंगे कि चुनाव का रिजल्ट जब सामने आएगा, जमात को जमात को दिखाएगा कि जमात ने तकरीबन 180 सीट्स मिल गया। नहीं वो ठीक है, पर मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या तारिक रहमान कोई आइडिया नहीं है? जो बात आप कह रहे हैं तारिक आपको आइडिया है, रहमान उन्हें भी नहीं है। एक तरीके से मजबूर हो गए। इसके वजह भी है कि वो पहले सोच रहे थे अवामी लीग को दूर करो, अवामी लीग को दूर करो, अवामी लीग दूर हो गई। अभी अवामी लीग को दूर करके जो यूनुस को लाए, ये जो भयंकर है, अब इससे रुखसत मिलने के लिए तारिक रहमान एकदम चुप है। मगर बीएनपी नहीं जीतेगा चुनाव, या जो इलेक्शन इंजीनियरिंग होगा ज़रूर होगा, तब 12 तारीख रात नहीं तो 13 तारीख से बांग्लादेश में शुरू हो जाएगा दूसरी एक सिचुएशन। आप देखेंगे कि बीएनपी के लोग तो ये रिजल्ट को मानेंगे नहीं। आप कह रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि ये लोग 4 सड़कों पे उतर करोड़ आएंगे, बीएनपी के लोग बीएनपी के सड़कों पे नहीं, सिर्फ उतरेंगे जी। उस वक्त बीएनपी अवामी लीग के साथ हाथ मिला देगा। वो भी निकलेंगे, हाँ। तो आप कह रहे हैं कि रिजल्ट तो मानने वाले नहीं है। अगर अगर यूनुस बने रहे, अगर अवामी लीग सत्ता में आई,
तो बीएनपी और अवामी और हिंदू जो भी असंतुष्ट धड़ा है, जिसको भी प्रॉब्लम है, वो फिर से सड़क पर उतरेगा और एक बार फिर से 18 महीने जैसी तस्वीर, 18 महीने पहले जैसी तस्वीर दिखेगी। और शायद इस बार वर्स्ट हो, क्योंकि तब तो मुट्ठी भर लोग उतरे थे ढाका में। अब ये जो रिजेंटमेंट है ये ज्यादा 18 व्यापक है, महीना ज्यादा बड़ा चलेगा है। ना जी वो आंदोलन। अगर बीएनपी आवामी लीग और अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड सेकुलर सब एक साथ हो जाएंगे, एक महीने में बर्बाद कर देगा जी जी जी। सबको, एक महीने में। बड़ी, हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात नहीं है ये कि बांग्लादेश जो इतनी तेज से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, अब एक पॉलिटिकल केओस के चलते एक आम बांग्लादेशी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना चुपचाप मेहनत कर रहा था, अब वो काम धंधे पर देखिए जाने मतलब जा ही नहीं सकता है ना, ना कुछ नया बन रहा है। पाकिस्तान तुलना करने लगा था अपने साथ, मैं देखता था पाकिस्तानी पॉडकास्ट में, चैनल्स में ये कंपैरिजन होने लगा था कि इंडिया से छोड़िए, चलिए बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, जो हमारे बाद बना, हमसे टूट कर बना, उनका जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है हमसे कितना ज़्यादा है, कहाँ पहुँच गए वो लोग, इस तरह से वो अफसोस जताते थे। और अब उन्होंने जिस गड्ढे में खुद नितिन पड़े भाई हैं वहीं देखिए खींच लिया बांग्लादेश 2024 को। में अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होते तो पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों में आ जाते मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान की तो जो प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी सब कुछ बर्बाद करे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी थी 2024 की तख्ता पलट। अभी आप सही जो बात कह है, रहे हैं कि सही बात। डिस्ट्रक्शन होने वाला है, अगर मैनिपुलेशन इलेक्शन में होगा, अगर नहीं ज़रूर होगा, कि जमात इस्लामी के एक प्लस पॉइंट है। जमात इस्लामी की जो फंडिंग है, ये कोई किसी से लेने के जी, लिए ज़रूरत है नहीं। उनके पार्टी फंडिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत, बहुत पैसा हज़ारों उनके करोड़, पास। थाउजेंड्स ऑफ करोड़। और मेरे अरे, पास एक एकदम क्रेडिबल सोर्स के इंफॉर्मेशन रात को ही मिला कि आज से 10 तारीख हर पुलिस स्टेशन, हर डीसी ऑफिस जा जाके जमात अभी किसी को 1 करोड़, किसी को 1.5 करोड़, किसी को 5 करोड़ दे दे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का खरीद देगा, जो बीएनपी कर नहीं सकेगा। यानी मैनिपुलेशन होने वाला है और होगा। और दूसरा है, जमात ने एक तैयार की ठीक है। बुर्का ब्रिगेड। सो ये औरतें बुर्का उतारेंगी नहीं पोलिंग स्टेशन में, एक ही औरत 100 वोट देंगे बार बार जाके, क्योंकि अब तो शक्ल नहीं देख सकेंगे। बुर्का ब्रिगेड, इसमें भी 5,000 औरतें हैं बुर्का ब्रिगेड में। और जमात ने और एक काम किया, 15 लाख वोट को गांव से ढाका सिटी में माइग्रेट करवा दिया। मेरे की जान पहचान के एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, उनके एक मकान है ढाका कैंटोनमेंट एरिया में। 2024 में उनके मकान में 4 वोटर थे, 4। और 2026 के चुनाव में उनकी बिल्डिंग में 41 वोटर्स, 41, बहुत। फर्जी वोट जुड़वा दिया है जी। अच्छा, वहां पे सर्वे और ओपिनियन पोल्स तो आ ही रहे होंगे, सर्वे ज्यादातर हो क्या या कह रहे हैं? ओपिनियन पोल हो, नितिन भाई आप जानते हैं यह कैसे होता है, ये पैसे के मामला है जी। नहीं, वो तो बात ठीक है, पर वो परसेप्शन तो क्रिएट करते ही है ना। बांग्लादेश में तो ज्यादातर ये क्या कह रहे हैं? ये प्री पोल जो सर्वे होता है, इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता नहीं वोटर, क्योंकि जो वोटर हमारे जैसे पढ़ाई लिखा वोटर के प्रोपोर्शन भी बहुत कम है। जो कम पढ़ाई लिखा वो वोटर हो या अनपढ़ हो, वो तो ये सब देखता नहीं है। उनके परसेप्शन होता है कैंपेन से। और ये जो प्री पोल सर्वे जो होता है, जहाँ होता है दुनिया की, अमेरिका में भी, वो आखिर में गलत साबित होता है। तो इस सर नहीं, वो तो पूरी दुनिया जी में ही जी सर्वे और ओपिनियन पोल गलत जी, साबित होने का दौर चला है। बांग्लादेश एकदम उससे कोई बाहर तो एकदम। है नहीं, एक्सेप्शनल मामला तो है नहीं वहाँ भी। वैसे जमात इस्लामी का मैनिफेस्टो देख रहा था मैं, वो ये कह रही है कि चौगुना कर देंगे वो बांग्लादेश की जीडीपी को, $2 ट्रिलियन बाई 2040। चलिए, अगर जीत गए तो कम से कम आप लोग ये प्रेशर तो बना ही सकते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, पर बना दो, अब नहीं, चौगुनी कर जीडीपी दो जीडीपी। जमात कैसे एक्सेप्ट करेगा? जमात ने जो कहा, देखिए हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो हमारे इकोनॉमी के बैकबोन है, वहाँ जी 80% ऑफ द वर्कफोर्स आर फीमेल, औरतें हैं।
अभी आप तो कह रहे हैं हाँ। कि औरतों को काम करना नहीं देना चाहिए। नहीं, उसके कैंडिडेट को मैं सुन रहा था एक जगह, वो ये कह रहे हैं कि हम मना नहीं कर रहे हैं काम करने से, वो काम करें। औरतों को बांग्लादेश में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। बस इतना है कि जब घर से बाहर निकलें तो कोई रक्त संबंधी साथ जाना चाहिए, खून से जुड़ा इसी की रिश्तेदार हो। वजह से बस तो इतना ही तो कह रहे हैं हम। और ये तो भाई वो कह रहे हैं नहीं, तो हम इस्लामिक लॉ के हिसाब अगर से ही कह रहे हैं, हम इस्लामिक कोई लॉ गलत लागू बात थोड़ी करेंगे कह रहे आप, हैं। तो बांग्लादेश में कोई औरत काम नहीं कर सकेंगे कि बुर्का पहन के। हमारे फैक्ट्रीज तो एयर कंडीशन है नहीं, सो एक दिन में 8 घंटा 10 घंटा काम करना ऐसी नहीं है। ये सब मुनासिब है नहीं। जमात इस्लामी या इस्लामिक शासन बांग्लादेश में आएगा, सो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह एक बर्बादी बनेगा और कुछ भी नहीं। पर सर आप इतना डरा तो रहे हैं जमात के नाम पर। एक हिंदू कैंडिडेट को टिकट भी जमात नहीं दिया है। कृष्णा नंदी, मैं पढ़ रहा था, वो खुलना से बने हैं उम्मीदवार जमात के। आप कह रहे हैं कि जमात ये कर देगा वो कर देगा, और जमात कोशिश कर रही है कि वो इंक्लूसिव दिखाई दे। अब भले ही वो महिलाओं के लिए ना इंक्लूसिव हो, लेकिन कम से कम एक हिंदू को तो भाई टिकट दे दिया देखिए, उन्होंने। जमात ने ये नंदी को टिकट दिया, जमात ने गोविंद प्रामाणिक नाम के दूसरी हिंदू लीडर को उसके मीटिंग पे ले गई। अच्छा, एक और को और दिया है। मीटिंग पे जाके गोविंद प्रामाणिक के कहा जमात बहुत अच्छी पार्टी है। मगर ये एक नंदी, आप 1.5 करोड़ हिंदुओं में एक नंदी को देखा है। और कहाँ कौन नंदी या शोएब चौधरी बिकते हैं पार्टी के पास, वो तो हम जानते नहीं है ना। कि ये सब जमात की सबसे बड़ी बात है नितिन भाई, कि ये इस्लामी शासन जो चाहते थे, इनकी एक सबसे टॉप पॉलिसी होता है ताकिया, इस्लाम की ताकिया यानी धोखेबाजी। सो एक हिंदू कैंडिडेट बना दिया, धोखेबाजी है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब मतलब वो बस भ्रम पैदा करने के लिए एक वो ऐसा कर रहे हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन हो, कोई हम पर इल्जाम लगाए तो हम कह सकें देखिए वही हमने तो एक हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया है, आप कह रहे हैं कि हम इतनी बुरी पार्टी हैं। फीमेल कैंडिडेट है नहीं ना, है जमात के ऐसा कह एक रहे हैं। भी, कोई भी हाँ, नहीं है। फीमेल कैंडिडेट कोई नहीं है। अच्छा, वैसे फीमेल कैंडिडेट्स की क्या स्थिति है वहां पर, क्या कंडीशन है? क्या बाकी दोनों पार्टीज ने फीमेल कैंडिडेट्स को ठीक ठाक टिकट बांटे हैं, या वो भी ऐसे ही हैं, बस वो जमात नहीं है उनका नाम? क्योंकि महिलाओं को तो हमारे यहाँ भी कम टिकट मिलते हैं, ज्यादातर उन्हें मिलते हैं जिनके बाप भाई पति बांग्लादेश में पहले से जब हो से पॉलिटिक्स में। डेमोक्रेसी रिस्टोर हुआ 1991, हम्म। उस वक्त से शुरू करके 2024 तक जितने चुनाव हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर औरत ही थे। नहीं, आपकी प्राइम मिनिस्टर औरत नहीं, थी, लेकिन हम सबको पता है कि एक के पिताजी दूसरी और बात एक जो के है, पति कौन थे। पार्लियामेंट में इलेक्टेड नंबर ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा था। हम्म। कि बांग्लादेश के समाज में एक चीज है, बांग्लादेशी बंगाली भारतीय समाज सेम है, कि हम औरतों को माँ की जगह पे बैठाते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं, पाकिस्तान जैसे औरतों को कुछ और देखते गए, ऐसे नहीं है। अभी इस चुनाव में भी आप देखेंगे बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, बहुत। और सब जीतेंगे, सब है ना, जीतेंगे। यही मैं पूछ रहा हूँ। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, बीएनपी के कैंडिडेट हैं, जीतेंगे। क्योंकि फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट ऐसे चलता नहीं है बांग्लादेश में। लोग देखते हैं कि ये इसकी आदत कैसा है, इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये सब देखते हैं। जी। अच्छा, पॉडकास्ट अब आखिरी चरण में है। आपसे काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या करें, एक लिमिट है टाइम की। तो मैं बस आखिर में ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स है शो का नाम, तो मैं ये भी पूछ लूँ कि जैसा शुरू में मैंने कहा कि इस चुनाव पर बहुत लोगों की नज़र है, देशों की नज़र है, दुनिया की नज़र है। हमारी तो है ही, हमारी रहती ही है, क्योंकि बांग्लादेश पड़ोसी है। पहले भी नज़रें बनी रहीं, क्योंकि हमेशा एक ये परसेप्शन रहा कि खालिदा जिया आएंगी तो थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान पॉलिसी बनाएंगी, हसीना आएंगी तो थोड़ा सा प्रो इंडिया पॉलिसी बनाएंगी, तो इस तरह से इंडिया देखता रहा। कमोबेश बांग्लादेश से भारत के संबंध 71 के बाद से ठीक ही हैं, कोई बहुत कभी बिगाड़ हुआ नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हर पड़ोसी में आती है, ठीक कर लिए गए। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है, हमने कभी सोचा नहीं था, एज इंडियन कह रहा हूँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इन चुनावों को पराया होकर देखेंगे। मतलब हम ये सोचते थे कोई भी आए हम तो दोस्त ही रहने वाले हैं, पर अब पहली बार एक डर है, एक शंका है कि भाई अमेरिका भी पूरी तरह उतरा हुआ है, उन्हें भी एक आइलैंड चाहिए वहाँ पर अड्डा बनाने के लिए। चाइना ऑलरेडी वहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंस रखता है, वो तो हर जगह कर रहा है कोशिशें,
एक डेट ट्रैप की कोशिश करता है। मे बी बांग्लादेश ऐसा हो ना, मैं ये नहीं चाहता कभी ऐसा हो, लेकिन बांग्लादेश जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो चीन से उधार लेने लगे और ज़्यादा कर्ज लेने लगे। तीसरी तरफ ये है कि आप टर्की के बारे में कह रहे हैं, टर्की तो पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ाना ही चाहता है भारतीय उपमहाद्वीप में, हथियार बेच ही रहा है, बांग्लादेश खरीद भी रहा है। और अमेरिका, अमेरिका वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक की है जिसमें एक यूएस डिप्लोमेट कह रहे हैं कि वो जमात के साथ दोस्ती चाहते हैं। तो ये आजकल बड़ा ये भी वायरल हो रहा है। तो ये दिख रहा है कि 4 बड़े देश इस दुनिया के बांग्लादेश के चुनाव पर टकटके लगा के देख रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आपका गणित क्या कह रहा है? आप भी डिप्लोमेटिकली चीज़ों को समझते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स पर नज़र रखते हैं। आपका दिमाग क्या कह रहा है? किसके हित वहाँ नितिन सधेंगे? भाई देखिए, बांग्लादेश के लोगों ने आप जिसको कहते हैं सो कॉल्ड प्रो इंडिया गवर्नमेंट, उसको भी देखा। अभी पिछले 18 महीने प्रो पाकिस्तान सरकार को भी देखा, और लोगों को महसूस हो गया कि प्रो इंडियन कहिए कुछ भी कहिए, देश की प्रसार हुआ, प्रॉस्पेरिटी हुआ, खुशहाली हुआ। और ये प्रो पाकिस्तान जब से आए, बर्बादी हो रहे। और ये अमरीकी या जिसी भी कोई भी देश की बात करते हैं, देखिए मैं शुरू में आपको एक बात कह दी कि ये जाति बंगाली है। यूनुस कुछ भी दे देगा अमेरिका को, सिर्फ कागज देगा, एग्रीमेंट, मगर पोजीशन नहीं दे सकेगा। पोजीशन बंगाली के हाथ में है। और अभी अमेरिका, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान जो जो यूनुस के साथ खड़े हुए हैं, आप कॉन्फिडेंटली हमारे बात को नोट कर लीजिए कि ये पूरे पूरे देश हमारे जाति के दुश्मन बन गए हैं। बिकॉज बांग्लादेश को, बंगाली को महसूस होगी कि हमारे शांति की ज़रूरत है, प्रोग्रेस की ज़रूरत है, प्रॉस्पेरिटी की, स्टेबिलिटी की। भारत के साथ अच्छी रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश में मैंने जैसे कहा कि प्रो इंडिया सरकार जब थे, सो कॉल्ड नारा लगा रहे थे भारत के खिलाफ, अभी तो आ गई प्रो पाकिस्तान। और आप प्रो एंटी इंडिया नारा बहुत लगाए 18 महीने, लोग देख रहे कि इसके वजह से नतीजे में 1 करोड़ लोग बेरोजगार, खाना नहीं है गरीबियों के पेट में, कुछ भी नहीं है, देश बर्बाद। सो मैं कहता हूँ ये जो जियोपॉलिटिकल चेस गेम बांग्लादेश में चल रहा है, आखिर में ये गेम में जो जीतेगा वो है बंगाली, और इसके साथ जो जीतेगा बंगाली की अकृत्रिम फ्रेंड भारत। जी, हम तो ये चाहते हैं हमेशा ही। पिछली बार मैं आपसे ही कह रहा था कि हम सबकी शुभकामनाएं बांग्लादेश के साथ हैं। और भले ही एक बहुत ज़्यादा मतलब हिंदुस्तान की जनता जैसी बांग्लादेश की जनता है वैसी ही है। ठीक है, हर किसी का बहुत वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, सब डिप्लोमेसी नहीं समझते हैं, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, बहुत सारे और काम भी हैं। मगर इतना ज़रूर है कि बांग्लादेश हो या नेपाल हो, श्रीलंका हो, उसे लेकर लोगों के मन में एक हमदर्दी हमेशा रहती है। ये ठीक है कि बांग्लादेशी लोगों ने बहुत खून बहाया है अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, लेकिन ये भी उतना ही ठीक है कि हिंदुस्तान चाहता था कि बंगालियों पर जो नाइंसाफ़ी हो रही थी वो ना हो, वो बंद हो, वो आज़ाद हो। और हिंदुस्तान ने बहुत कोशिशें की कि बांग्लादेश बने। तो एक वो जो अ, हिंदुस्तान की तरफ से भी जो शहादतें हुई हैं, उस नाते भी एक हिंदुस्तानी ये हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश प्रॉस्पर करे। वो ये कभी नहीं चाहता कि बांग्लादेश बर्बाद हो। जिस मुल्क को बनाने में हमने अपना पसीना और खून दिया है, उसे बर्बाद होते तो कोई नहीं देखना चाहता। तो बांग्लादेशी अपनी किस्मत खुद लिखें, कोई यूनुस ना लिखे और यूनुस से कोई अमेरिका ना लिखवाए। हम तो यही चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप अमेरिका या चीन के डिप्लोमेसी का अखाड़ा ना बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज भी वक्त देने का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो यही चाहते हैं, हालांकि आपने कहा था कि देख लीजिएगा 12 फरवरी के बाद भी क्योस होगा और ज़्यादा, हम तो नहीं चाहते हो, लेकिन जो कुछ भी होगा उसके बाद आपको फिर से तकलीफ़ देंगे कि आप इस पॉडकास्ट में फिर हमारे साथ जुड़ें और एक लंबी चौड़ी बात करेंगे। आफ्टर इलेक्शन क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर ज़रूर होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब। जाइए, चुनाव देखिए, रिपोर्ट कीजिए और फिर बताइएगा क्या रहा। और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके जहन में भी यदि कुछ आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ लिखिए, बताइए। नतीजा 13 तारीख को आ ही जाएगा, उससे पहले कमेंट करना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए।